सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? सभी आप ही के साथ जो डिस्कशन अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, क्लास 12 के स्टूडेंट जो कि टर्म 1 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स, और जिनके एग्जामिनेशन अब नज़दीक हैं, थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम थोड़ा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि इस बार का एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है, क्योंकि आप इस तरह के स्टूडेंट्स हैं पहली बार जिनके साथ इस तरह का एक्सपेरिमेंट पहली बार किया जा रहा है। सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड जिनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है कोविड के कारण जो चेंज हुआ है, पहली बार आपके पास ऐसा हो रहा है कि यार इस बार टर्म 1 एग्जामिनेशन एमसीक्यू के फॉर्मेट में, उसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम आपका होगा। आज से पहले सेशनल एग्जाम जितने भी होते थे उनका तरीका यही था कि आपके सब्जेक्टिव तरह के एग्जाम होते थे जिनमें आपको चीज़ों को लिखना पड़ता था। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम मार्क्स के बिहाफ पर बात कर रहे हैं तो उसके कुछ अपने प्रोज और कुछ कॉन्स होते हैं। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको जब चीज़ें लिखने के लिए इस बार आएंगी तो इसके कुछ अपने आप में एडवांटेजेस हैं और वहीं पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज तो ये है कि आपका इस बार राइटिंग मेथडोलॉजी, किस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, क्या आपके स्टेप्स लिखने के तरीके हैं, छोटी छोटी बातों का राइटिंग स्किल्स आपके ठीक है कि नहीं है, ये बातें मैटर नहीं करेंगी क्योंकि एमसीक्यू टाइप का फॉर्मेट है। यानी कि अल्टीमेटली जो डिपेंड करेगा वो ये कि आपका फाइनल आंसर क्या निकला, वो मायने रखेगा। और यहीं पर अगर हम बात करें, यही डिसएडवांटेज भी हो सकता है क्योंकि पहले आपको राइटिंग, जब मैं आप राइटिंग में लिखते थे चीज़ें तो आपके पास कुछ स्टेप्स के आपको मार्क्स मिल सकते थे। अगर आप मैथमेटिक्स के ही क्यों ना स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स का जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते थे तो मैथमेटिक्स में आपके पास सही आंसर ना भी आपका अगर आए, आपका मतलब गलत आंसर भी अगर आपका आ रहा है, लेकिन अगर लास्ट स्टेप में गड़बड़ी है तो ऊपर के स्टेप के आधार पर टीचर कुछ ना कुछ मार्क्स दे देते थे। तो स्टेप मार्किंग कुछ ना कुछ होती थी, फॉर्मूला यूज़ करा कुछ फ़ायदा होता था। आज की डेट में इनका कोई फ़ायदा नहीं है। सीधी सी बात है, आपका अल्टीमेटली आंसर निकल गया, चाहे आपने तुक्का ही क्यों ना मारा, वो आंसर सही माना जाएगा। तो ये एक बात है। अभी से एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के फॉर्म में लिया जा सकता है। अब एक बात और है कि कुछ स्टूडेंट कहीं ऐसा ना हो कि यार इस भरोसे बैठे हुए कि हम लास्ट में कुछ अड़ोस पड़ोस से पूछ पाछे कर लेंगे। अगर आप इस भरोसे बैठे हैं तो ये गारंटेड मानकर लिख के ले लो आप इस बात को कि सामने वाला जो आपको जवाब बताएगा वो ऑलमोस्ट गलत ही होगा, वो 100% गलत ही होगा। अपने इंडिया का एक रिवाज है, आप कभी सड़क में जाना और कभी किसी से रास्ता पूछना, बड़े प्यार से लोग आपको रास्ता बता देते हैं। एक तो वो बता देते हैं जिनको सच में रास्ता पता होता है, वो भी बता देते हैं जिनको रास्ता पता भी नहीं होता, मतलब उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है वो आपको बता देते हैं अपनी तरफ से। वो कभी कभी गलत रास्ता भी बता देते हैं क्योंकि ना बोलना कभी कभी अच्छा नहीं लगता। वैसे ही आपके फ्रेंड के साथ होगा, आपके और आपके फ्रेंड के साथ। कभी मान लिया आप जब लास्ट टाइम एग्जामिनेशन में कुछ पूछोगे तो सामने वाले को पता है आंसर तो ABCD में से कुछ होगा, तो कुछ भी बोल सकता है आपको अगर कुछ नहीं आ रहा होगा अगले वाले को। तो इसलिए ऐसा रिस्क अपने आप को नहीं उठाना। एग्जामिनेशन में जितना करने वाले हो आप ही करने वाले हो। एक जो दूसरा मिथ है स्टूडेंट्स में, वो ये सोच रहे हैं कि MCQ क्वेश्चन है। जैसे मैं कभी क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पर, और जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या सोच रहे हैं आपकी लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा MCQ में? ऐसा तो नहीं सोच रहे कि MCQ ऐसे आएंगे कि हमने ऐसे करके ऐसे बैठ रहे हैं और बस टिक मार्क होते रहेंगे अपने आप, मतलब हमें पेन ही नहीं चलाना है। ऐसा वाला सीन नहीं होने वाला। आपको अच्छा खासा क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा क्योंकि 90 मिनट का समय आपको ऐसे नहीं रखा 1.5 घंटे का टाइम। क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो जेई के एग्जामिनेशन जो होते हैं, नीट के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो भी MCQ बेस्ड होते हैं। IAS का एग्जामिनेशन एक अच्छा बड़ा अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन माना जाता है। प्रीलिम्स तो उसका भी MCQ टाइप का होता है। तो अगर MCQ टाइप के क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हो जिसमें सोचना विचारना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें पेन से टिक मार देना होता है, तो वो बात नहीं है। और ऊपर से आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे 100 में से एक जिसमें आपको आंसर देख के बोल देना पड़ेगा, जो आपकी मेमोरी बेस्ड होगा। मेमोरी बेस्ड नहीं होते, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप जो भी क्वेश्चन करोगे आपको जितने फॉर्मूले आएंगे उन सभी को आपको एक बार रिकॉल करते हुए उस पर्टिकुलर आंसर में उस अप्रोच के जरिए पहुंचना होता है। अल्टीमेटली जब आपका आंसर निकलता है फिर आपको उसे टिक करना होता है। तो प्रोसेस में कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनकी लेंथ इतनी हो, तो उस समय मैं आपको पहले ही एक तरह से वार्न कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि MCQ मतलब कि ऐसा कि 2 लाइन में 3 लाइन में 5 लाइन में आंसर निकल जाएगा, इतना भी नहीं होने वाला। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको 1-1 पेज 2-2 पेज तक भी फिल करना पड़े, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़े, तो वो भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ये कुछ स्टूडेंट्स बातें हो सकती हैं। तो ये छोटे छोटे मिथ हैं जो स्टूडेंट्स के बीच में बन रहे हैं इसके रिगार्डिंग। और बाकी प्रिपरेशन कैसे करनी है तो उसका एक मात्र टिप है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने खुद भी देखा होगा कि अपने पास ज़्यादा चैप्टर नहीं है। मैथमेटिक्स क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत के 6 चैप्टर हैं, बाद का LPP है और उसमें भी बहुत से टॉपिक डिलीटेड है। तो आप समझ सकते हो कि कितना कम आपके पास चीज़ें हैं। और काफ़ी जो डिस्क्रिप्टिव वे में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे वो भी कहीं ना कहीं हट चुके हैं। मतलब कितनी एक्सरसाइजेज आपकी हटी है मैट्राइसिस में से, LPP में मेन जो चैप्टर था एक्सरसाइज थी वही हट चुकी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आपके पास कितनी चीज़ें, 2 एक्सरसाइज एटलीस्ट तो हटी हैं। एक आपके पास 6.1 नहीं है, आपके पास 6.4 नहीं है अप्रोक्सीमेशन। मैट्राइसिस में आपके पास रो एलिमेंट्री ऑपरेशन वगैरह ऐसी चीज़ें आपके पास है नहीं। रिलेशन फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन आपके पास है नहीं। इन्वर्टिबिलिटी भी मेरे हिसाब से हट चुका था।
तो ऑलमोस्ट तो सभी कुछ हट चुका है, लेकिन फिर जितना कुछ बचा हुआ है उसमें से भी जो एग्ज़ाम बनाने वाले होंगे वो अच्छा खासा पेपर बना के आपके हाथ में रखेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि अपना जो सैम्पल पेपर है एक बार उसे डिस्कस कर ले, सैम्पल पेपर को एक बार अपने आप में खुद कर लें, अपने आप से क्वेश्चन पूछें आपने अभी तक सैम्पल पेपर कर लिया क्या CBSE का, अगर कर लिया तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं करा तो अभी तक क्या कर रहे फिर, तो इसीलिए उसे करें। और दूसरी बात, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कह रहे हो मैंने ट्राई तो किया था लेकिन हो नहीं पा रहा, तो फिर आप मुझे बताना, हम सैम्पल पेपर डिस्कस कर लेंगे, है ना, एक सेशन लेंगे जिसमें सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि अब तक आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी होगी, तो सीधे हमें क्वेश्चन को करना होगा, डायरेक्ट समझाने वाला केस नहीं होगा, वहाँ पे छोटी मोटी बातें बताई जाएंगी। केस बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, तरीका मात्र एक ही है कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप केस बेस्ड जितने क्वेश्चन हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए। जो CBSE की तरफ से सैम्पल पेपर लॉन्च होते हैं या जो भी आपके पास इस तरह के मतलब अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ से जो पेपर बन रहे हैं, यानी कि जो प्रेडिक्टेड टाइप का पेपर है कि यार इस तरह का पैटर्न है, उस पैटर्न के क्वेश्चंस करने पर ट्राई कीजिए। MCQ क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चन थोड़े से पजलिंग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है लेकिन थोड़ा पजल करने की कोशिश की जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे आपको, लेकिन फिर भी इतना आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे होता है, और ये तभी हो पाएगा जब आप ढेर सारी गलतियाँ अभी करेंगे। तो ध्यान रखना, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने में बहुत बढ़िया हो, लेकिन एक बात प्लीज़ अपने दिमाग में ये भी रख लेना कि ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट टाइम पे एग्जामिनेशन में सिली मिस्टेक्स के चलते आपने A का B, B का C और C का D कर दिया, और ऐसे टाइम पे आपके सारे क्वेश्चन गलत हो गए और आपके कहीं पता चला नंबर इतने कम आ गए जितने आपने अपने आप से कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है यार, मतलब किस्मत जज्बात सब एक दिन में बदल सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान क्या रखना है आपको कि हमें अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, हमें करना है अपनी प्रैक्टिस फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, ये रखना है हमें अपना, मतलब अच्छे से अच्छा हो ऐसी हमें उम्मीद रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस हमें वर्स्ट केस के लिए करनी है कि पेपर टफेस्ट पेपर आ गया क्योंकि इस बार पहली बार आ रहा है, तो क्या करोगे? 40 में से मान लिया बच्चों के 15-20 नंबर भी ढंग से नहीं आ पा रहे, ऐसा पेपर आ गया, क्या कर लोगे? तो इसीलिए आप प्रिपरेशन करो अपनी तगड़े तरीके से, जितना दिया हुआ उतना पढ़ो, और कोई हैवी नहीं है चीज़ें, अगर आप पढ़ रहे हो धीरे धीरे कामली पढ़ो चीज़ों को, और थोड़ा सा एनालिसिस कर पढ़ो, जल्दीबाजी कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी अपने पास टाइम बहुत सफिशिएंट है, अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं 12th टर्म 1 के, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, है ना, आपको नहीं मिलेंगे तो बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो टर्म 1 के लिए मैंने बना रखा है रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इन सब के मैंने MCQ के साथ इनके 1 शॉट्स करा रखे, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनसे मैंने अभी रिसेंटली कुछ स्टूडेंट से काउंसिल करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि भाई ND की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ कर रहे हैं, अच्छा तो क्या प्रिपरेशन कर रहे हो कि कर ऐसे रहेंगे, अभी पहले 12th की तैयारी कर लेते हैं और फिर 1 साल का बढ़िया से ड्रॉप लेंगे और उस समय हम ND की प्रिपरेशन करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन आपके इंतजार में बैठा हुआ कि आप आओगे और मुझे क्रैक करोगे और मैं धन्य हो जाऊँगा? ऐसा नहीं होने वाला। एग्जामिनेशन में डेट का, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है भी काफ़ी मायने रखती है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खो देते हो अगर आप बहुत लेट करते हो। तो 12th अपियरिंग स्टूडेंट इसे फिल कर सकता है और हमें उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाना चाहिए, हमें टाइम रहते रहते इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मैं NDA एडुकेटर एज एन अकेडमी में पढ़ा भी रहा हूँ, मेरी रोज़ रेगुलर क्लास चलती है, ठीक है ना, कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 घंटे तो मैं NDA के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं हर दिन, है ना। और उनमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ 12th नहीं, इवन 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, जो क्लास 11th में पढ़ते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं। तो फिर मुझे लगता है कि यार आप लोगों को मुझे बोलना चाहिए इन बातों को, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार। मतलब ऐसा न रहे कल को कि यार देखो नहीं करना NDA, वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ना रहे कि लास्ट डे आप ऐसा कहो कि यार मुझे ना पता नहीं था, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये गलत बात है फिर। इसलिए मैं बार बार रोज़ हल्ला मचा के यहाँ बोलता हूँ इस बारे में, ठीक है ना, ताकि आपके पास कम से कम एटलीस्ट ये बहाना ना रहे कि यार मुझे करना तो था और मैं कर भी देता और कर भी देती, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का था, आर्ट बैकग्राउंड का था, और मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉमर्स और आर्ट वाली भी ND का पेपर भर सकते हैं, मैंने तो सोचा सिर्फ मैथ्स वाले ही भर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एटलीस्ट ना हो, और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं आप यहीं पर जाएं, वो तो NDA में कोई जाता नहीं है, NDA आपको बुलाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं NDA में जो अनअकैडमी एडुकेटर के तौर पे पढ़ा रहा हूँ उसका मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। सबसे पहली बात तो कि प्राइस हाइक होने वाले हैं, क्योंकि हर दिन क्योंकि डेटा ऐसा मिलता रहता है कि यार कितने स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, उसका डेटा एज ए एडुकेटर मुझे होने के कारण मुझे मिलता रहता है कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और क्योंकि वो मेरे कोर्स से आते हैं तो इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन लग जाती है। और हर दिन काफ़ी अमाउंट में स्टूडेंट्स इसको इनरोल कर रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआती टाइम है, और आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसकी प्राइस हाइक होने वाले हैं। अभी कुछ दिनों बाद इसके प्राइजेस में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है ना, और वो कभी भी हो सकती है, ठीक है, मतलब होने ही वाली, कहीं हो ना ही हो, लेकिन फिलहाल देख लेना अभी अपने हिसाब से, जो मैं प्राइस बता रहा हूँ देख लेना, इतने ही है, वरना मुझे बता देना। ये तो आप देखें समय रहते हुए, उसका भी एक तरीका है, डायरेक्ट आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, पहले आपको एक्सपीरियंस करना होता है चीज़ को कि वो आपके लायक है कि नहीं है, आप अफोर्ड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब बातें ध्यान में रखनी होती है। ये कुछ स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, 24 मंथ का अगर हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब हमें 4 मंथ का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन उसके साथ मिल रहा है,
तो भविष्य में कभी आपके छोटे भाई बहन भी अगर साथ में भाई बहन हो तो आप भी दो पढ़ सकते हैं एक साथ, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है वैसे इसका ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर ये है, 12 मंथ का 7920 है। आफ्टर यूजिंग द कोड PRAN31 आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के करीब होता है। तो उतना डिस्काउंट का आपको ये प्राइसिंग है। ये 1 ईयर की है, ये 2 ईयर का है 9504 रुपीज़, और ये 6 मंथ का है। अगर आपके पास लास्ट अटैम्प्ट है तो 6 मंथ का भी ठीक ही रहेगा। अगर एक अंदर की बात कह रहा हूँ, छोटे भाई बहन अगर आपके हैं, अगर बाई चांस आने वाले हैं जस्ट, तो 1 साल का भी लोगे तो हो सकता है कि आपके उसको वो यूज़ कर ले अगले बारी से, तो ऐसा भी हो सकता है। वैसे ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। बाकी देखो, ये सब्सक्रिप्शन एक अपने आप में एक अलग चीज़ है। मतलब कि ये आप लोगे कब लोगे, जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये मेरे फ़ायदे का हो सकता है, मेरे कहने पे लेना, ऐसा वाला नहीं करना। स्पेशल क्लास होती है जिसे फ्री क्लास कहते हैं। अनअकैडमी में मैं रोज़ रेगुलर आके 12 से 1 बजे तक एक फ्री क्लास लेता हूँ, 1 घंटे की रोज़ लेता हूँ, रोज़। पहले संडे को नहीं ले रहा था, अब मैं सोच रहा हूँ संडे को भी लूँगा, देखते हैं फिर। तो स्पेशल क्लास 12 से 1 बजे तक चलती है। जितना मैं अपने एंड से हो पा रहा है उतना कर रहा हूँ। ये प्लस स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का टाइम डेली देता हूँ। और यहाँ भी मैं कि यार इनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कम से कम टेक्निकली मेरे लिए इतना ही पॉसिबल हो पाता है, इसलिए मैं 1 घंटे का देता हूँ, वरना मैं चाहता तो पूरा दे देता। लेकिन मैं यहाँ फिक्स्ड हूँ। ये भी मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया कि आप यहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप एक एक्सपीरियंस कर सकें कि चीज़ें कैसी होती है। आप PRAN31 कोड को पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जा रहे हो, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे चलाते हैं अनअकैडमी को, मैंने एक वीडियो में बना रखा है। आपको नहीं पता तो फिर मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। PRAN31 कोड को ही आप एज अ इनवाइट कोड यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू कैन एक्सेस द फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ अनअकैडमी। अभी प्लस कोर्स जो होता है, ये इसमें भी रेफरल कोड के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। इस तरह से, इस प्रोसेस से, PRAN31 वाले से, ये इतना सा एकमात्र तरीका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ स्टूडेंट मुझे ये भी कहते हैं कि स्पेशल क्लास में और इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क कोई वैसा वाला फ़र्क नहीं है। फ़र्क अगर मैं कहूँ ना, कोई ऐसा नहीं है जैसे एक गिलास में पानी रखा हुआ और एक बॉटल में पानी रखा हुआ, पानी में कोई फ़र्क नहीं है, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। और क्वांटिटी में कहने का मतलब है वैसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। ये मैं ना चाह कर भी मैं इतना टाइम अब डेडिकेट नहीं कर सकता स्पेशल क्लास को, लेकिन जितना पॉसिबल है मैं दे रहा हूँ उतना। और बहुत से स्टूडेंट आके पढ़ रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, रोज़ 12 बजे पहुँचते हैं। जो नहीं करने वाले हैं उनके पास सैकड़ों बहाने हैं, जो करने वाले हैं उनका एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ प्लस में 2 से 3.5 बैठते हैं, 4 से 5.5 बैठते हैं, इतना बैठते हैं ना, उससे पहले इसमें भी बैठते हैं। अब मैं मान जाता हूँ इस तरह के स्टूडेंट को कि ये प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है, ये चाहें तो कह सकते हैं कि यार हम क्यों पढ़े स्पेशल में, हमारे तो प्लस का अलग से हमें एक प्रिविलेज है, हम तो आराम से पढ़ेंगे यहाँ पे। लेकिन ये स्टूडेंट स्पेशल क्लास में आके भी पढ़ रहा, ये स्टूडेंट प्लस में आके भी पढ़ रहा, कहीं ना कहीं ये 4 से 5 घंटे का टाइम मेरे से स्पेंड कर रहे हैं, और मैं इनका भविष्य देख सकता हूँ। अगर कोई ऐसा अभी कर रहा है तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी उसे। और क्या, जो पढ़ेगा जो करेगा उसी को तो मिलेगा यार। जो मूवी देख रहा होगा, जो इधर उधर घूम रहा होगा, लास्ट दिनों में स्टेटस देख के थोड़ा फॉर्म फिल कर देगा और सोचेगा मेरा निकल जाए, तुक्के मार के ऐसे छोड़ निकलेगा। एग्जामिनेशन में हमें चाहिए भी नहीं ऐसे लोग। एग्जामिनेशन में ऐसे डेडिकेटेड लोग चाहिए जो यहाँ भी टाइम दे रहे हैं, वहाँ भी टाइम दे रहे हैं आके, मतलब जहाँ से मिल रहा कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो ये है डेडिकेशन, ये वाला बच्चा। तो ऐसे आप खुद देखना, सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स वहाँ पर आए रहते हैं और पढ़ रहे होते हैं स्पेशल क्लासेस में। और कुछ स्टूडेंट में जो यही नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर फ्री क्लासेस, आप तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मत लो प्लस सब्सक्रिप्शन, कम से कम फ्री में तो पढ़ ही सकते हैं। अब ये भी नहीं पढ़ सकते तो इतना ज़बरदस्ती, किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत या समस्या नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती बोलेगा। क्यों बोले कोई ज़बरदस्ती आपसे, तो नहीं बोलेगा माय डियर, ये खुद समझना पड़ता है ना। तो मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से एक इंटरेक्शन है अपना पहले का, और मैं ये चाहता हूँ कि यार ऐसा ना हो कि लास्ट में हम रिग्रेट फील करें कि हम ऐसा बोलें, तब भी हम अपने आप को ये वाला झूठा दिलासा दें कि यार हमें पता होता तो हम तो निकाल लेते, हमें जानकारी नहीं थी। ऐसा एटलीस्ट ना बोले, है ना। ठीक है, तो आपको कुल मिला के समझ में आ गया होगा। मैं जो बात बोलने आया था आप लोगों को वही, कि अभी आप में से कुछ की प्रॉब्लम ये भी है, कुछ क्वेरीज ये भी है कि यार हमारा ना 12th की एग्जामिनेशन चल रहा है। तो अच्छी बात है, मैं समझ सकता हूँ, अभी कोई बात नहीं है, ध्यान मत दो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, 12th का और NDA का कॉम्प्लीमेंट्री आपस में। आप 12th पढ़ रहे हो, NDA प्रिपेयर हो रहा है, NDA पढ़ रहे हो, 12th प्रिपेयर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एजुकेटर हूँ, दोनों को पढ़ाता हूँ, 12th और NDA को। अब मुझे पता है दोनों के सिलेबस में कोई भी कुछ भी नहीं है, NDA की प्रिपरेशन कोई कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे एज मिलेगा अच्छा सा 12th क्लास में, तो उसके लिए बेनिफिशियल ही होगा, चाहे कुछ भी कर ले। ऐसा नहीं कि काउंटर कर रहा। चलो GS है, अभी कोई बात नहीं, अभी मत पढ़ो, एग्जाम आने वाले हैं, GS रहने दो, GS बाद में पढ़ लेना, बाकी चीज़ें धीरे धीरे करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट तो कोई बिल्कुल कॉमन है एकदम, है ना। अब GS में आप कह सकते हो यार कि हमारे पास GS हम वहाँ पढ़ते, करंट अफेयर PCM में हमारे पास कोई यूज़ नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, वहाँ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स में क्या, सेम टू सेम 11th 12th। बाकी और चर्चा से मैं बाद में करूँगा, अभी बोलने के लिए कुछ बातें और भी हैं, ठीक है, वो बाद में बताऊँगा, अभी थोड़ा टाइम नहीं है। अभी मेरी अगली एक क्लास है, अभी जब वीडियो बना रहा हूँ 7 बजने वाला है, 7 बजे से मेरी एक क्लास लग रही है,
अनअकैडमी वॉरियर यूट्यूब चैनल में, है ना, ठीक है, उसमें मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स आजकल करा रहा हूँ। अब बताओ, ये मेरा टाइम है 12 से 1, 2 से 3:30, 4 से 5:30, 7 से 8, 8:30 तक, कोई भरोसा नहीं, अभी 9 से भी लग सकता है दूसरा, तो ये चीज़ है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है ना। होपफुली आपके लिए सेशन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, और अगर आपके लिए काम कर रहा है तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, और अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ जरूर इसे शेयर करें, ठीक है ना। आपके जो भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कज़न वगैरह जो हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस तरह की, ठीक है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जो भी क्वेरीज हो जरूर कमेंट बॉक्स में आप उसे लिखेंगे, ताकि मैं उसे पढूं और उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी हो तो मैं दे सकूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। क्लास में मिला करो मुझे जो ये शेड्यूल लिखे हुए। गुड बाय, जय हिंद।